है कौन विघ्न ऐसा जग में, जो टिक सके मानव के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल TSW बाय नवेद। मैं हूं नवेद। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th ज्योग्राफी चैप्टर 1 पार्ट 2। फ्रेंड्स, इससे पहले पार्ट 1 अपलोड कर दिया गया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले आप वो देख लें, तब आपको ये जो पढ़ाने जा रहे हैं आपको पूरी तरह समझ आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को लाइक कर दें। फ्रेंड्स, अब हम पढ़ने वाले हैं रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट वाले हैं रिसोर्स प्लानिंग। फ्रेंड्स, अब ये क्वेश्चन उठता है रिसोर्स प्लानिंग क्यों, तो इसको हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। फ्रेंड्स, अपने इंडिया में झारखंड और छत्तीसगढ़ में मिनरल और कोल रिसोर्सेस बहुत ज़्यादा हैं। फिर फ्रेंड्स, अगर बात करें राजस्थान की, तो यहाँ पे विंड और सोलर एनर्जी बहुत ज़्यादा है, लेकिन राजस्थान में वाटर की बहुत ज़्यादा कमी है। फिर फ्रेंड्स, अगर हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, तो वहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फ्रेंड्स वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा कमी है। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। कहीं पे कोई किसी चीज़ की कमी है तो वही चीज़ दूसरी जगह बहुत ज़्यादा है। तो अगर पूरी कंट्री का ओवरऑल डेवलपमेंट करना है तो हमको इन चीज़ों के लिए प्लानिंग करनी पड़ेगी, इसलिए हमें रिसोर्स प्लानिंग करनी पड़ती है। अब फ्रेंड्स, हम बात करेंगे रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया, यानी इंडिया में रिसोर्स प्लानिंग कैसे की जाती है। तो फ्रेंड्स, इंडिया में जो रिसोर्स प्लानिंग की जाती है उसके 3 स्टेप्स में की जाती है। पहली स्टेप है इसकी आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेस। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर भी स्टेप्स हैं, तो इन स्टेप्स की बात करते हैं। सबसे पहले इसमें किया जाता है उस जगह का सर्वे किया जाता है कि रिसोर्सेस कहाँ कहाँ पास है। सर्वे करने के बाद फिर उसकी मैपिंग की जाती है। मैपिंग करने के बाद उसकी चेकिंग की जाती है। चेकिंग में फ्रेंड्स उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी की हम चेकिंग करते हैं। फिर फ्रेंड्स, चेकिंग होने के बाद उसका हम मेज़रमेंट करते हैं। फिर फ्रेंड्स, ये इसकी पहली स्टेप कंप्लीट हो चुकी है। फिर फ्रेंड्स, अब बात आती है उसकी, इसके बारे में हमने ये सब कुछ तो कर लिया, अब हम उसको एक्सट्रैक्ट कैसे करें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इवॉल्विंग अ प्लान स्ट्रक्चर। उसके लिए हमको एक प्लान स्ट्रक्चर प्लान करना होता है। उसमें क्या क्या करना पड़ता है, तो उसमें हम देखते हैं कि किस टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, और इसके लिए हमें किस तरह के स्किल के लोगों को हमको लगाना चाहिए। फिर इसके साथ साथ उसके लिए हमें कौन कौन से इंस्टीट्यूशन फॉर्म करने चाहिए। फिर फ्रेंड्स, ये तो सब हो गया। फिर उसके बाद क्या करते हैं, अब ये जो हमारा रिसोर्स की जो प्लानिंग हुई उसकी मैचिंग करते हैं ओवरऑल डेवलपमेंटल प्लान से, कि ये जो हमारा प्लान है डेवलपमेंटल का, इससे हमारा रिसोर्स प्लान मैच कर रहा है या नहीं। इससे फ्रेंड्स मैच करना चाहिए, जिससे हमारी कंट्री का ओवरऑल डेवलपमेंट हो, ना कि नुकसान। फ्रेंड्स, ये तो हो गए रिसोर्स प्लानिंग। फिर हम बात करते हैं रिसोर्स और टेक्नोलॉजी की। फ्रेंड्स, रिसोर्स और टेक्नोलॉजी एक दूसरे से रिलेटेड हैं। सिर्फ रिसोर्स होने से काम नहीं चलता, उसके लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए, जिससे हम उस रिसोर्स को यूज़ कर सकें। फिर फ्रेंड्स, हमारे इंडिया में रिसोर्सेस मिडीवल टाइम पे और एंशिएंट टाइम पे बहुत ज़्यादा थे, और इसके लिए बहुत सारे फॉरेनर्स इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हुए उन रिसोर्सेज को यूज़ करने के लिए, जिसमें ब्रिटिशर्स काफ़ी फेमस हुए। उन लोगों ने हमारे इंडिया के रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा यूज़ किया, बहुत ज़्यादा अपने यहाँ एक्सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया। फिर फ्रेंड्स, अब हम ओवरऑल देखें तो अब इंडिया में रिसोर्सेज की थोड़ी सी कमी हो गई है। ज़्यादा कमी नहीं, लेकिन कमी है। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ रिसोर्सेज की बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन थोड़ी कमी है। कमी बस इतनी सी है कि हमारे यहाँ हर आदमी के नीड के लिए तो बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, लेकिन किसी की ग्रीड हम पूरी नहीं कर सकते। इसके ऊपर गांधी जी ने भी कहा है कि वी हैव एनफ फॉर एवरीबडीज नीड्स, नॉट एनीवन्स ग्रीड। फिर फ्रेंड्स, अब हम बात करें सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्स की, अब हम बात करने वाले हैं, वो हमारा लैंड रिसोर्सेस। फ्रेंड्स, अब लैंड रिसोर्सेस में सबसे पहले हम क्या देखते हैं, लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं कि हमारा लैंड कहाँ पे कितना है।
तो फ्रेंड्स इसको हमने 3 कैटेगरी में बांटा है। नंबर 1 माउंटेन, नंबर 2 प्लेन, नंबर 3 प्लेटूज। फ्रेंड्स अगर बात करें माउंटेन की तो हमारा इंडिया का जो लैंड है वो 30% माउंटेन में आता है। फिर फ्रेंड्स अगर प्लेन्स की बात करें तो इंडिया का लैंड सबसे ज़्यादा प्लेन का ही है जो 43% आता है। फिर फ्रेंड्स हमारे इंडिया का जो लैंड प्लेटूज में आता है वो है 27%। अब हम बात करेंगे लैंड यूटिलाइजेशन की, यानी कि जो हमारी लैंड है उसको हम किस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स इसमें पहले नंबर पे आता है फॉरेस्ट। इसमें वो लैंड आती है फ्रेंड्स जिस पे बड़े बड़े घने घने जंगल हैं। फिर फ्रेंड्स इसका जो सेकंड ये है, इसमें आता है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, मतलब ऐसी ज़मीन जिसके ऊपर कल्टीवेशन नहीं किया जा सके। फ्रेंड्स ये भी 2 तरह की होती है, बैरन एंड वेस्टलैंड और लैंड फॉर नॉट एग्रीकल्चर यूज़। तो सब पहले फ्रेंड्स इसको देख लेते हैं। फ्रेंड्स बैरन और वेस्टलैंड वो ज़मीन होती है जिस पे क्रॉप उगाई ही नहीं जा सकती, ये लैंड अनफर्टाइल होती है। फिर फ्रेंड्स लैंड फॉर नॉट एग्रीकल्चर यूज़, इसमें ऐसी लैंड आती है जिसके ऊपर हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करके रखा है, जैसे हमने रोड्स बना ली, इंस्टीट्यूशंस बना लिए, ये सब फ्रेंड्स। फिर फ्रेंड्स इसका जो थर्ड है उसमें आता है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। फ्रेंड्स इसके भी 3 पार्ट हैं, 3 टाइप हैं। जैसे इसमें पहले नंबर पे आता है ग्रेजिंग लैंड, यानी ऐसा लैंड जिसके ऊपर गाय भैंस हमारी जाके चारा खाती हैं, जाके चरती हैं, जाके ग्रेजिंग करते हैं। लैंड ऑफ मिसलेनियस ट्रीज, फ्रेंड्स ये ऐसी लैंड होती है जहाँ पे बहुत सारे मिसलेनियस अलग अलग तरह के ट्रीज निकल आते हैं। फिर फ्रेंड्स तीसरी आती है हमारी कल्चरेबल वेस्टलैंड, जिसमें फ्रेंड्स ऐसी लैंड आती है हमारी जिसके ऊपर हम एग्रीकल्चर तो कर सकते हैं लेकिन उसको हमने 5 साल से ज़्यादा के टाइम से उसको हमने छोड़ रखा है। फिर फ्रेंड्स इसका 4th नंबर पे हमारा आता है फैलो लैंड। ये भी फ्रेंड्स हमारे 2 तरह के हैं, करेंट फैलो लैंड और अदर देन करेंट फैलो लैंड। फ्रेंड्स करेंट फैलो लैंड्स वो लैंड होती है हमारी जिस पे पिछले 1 साल से हमने कोई भी फसल नहीं उगाई है। फिर फ्रेंड्स हमारी जो आती है अदर देन करेंट फैलो लैंड, इसमें पिछले 1 से 5 साल तक हमने कोई फसल नहीं उगाई है, इसमें वो लैंड आती है। कर लेते हैं नेट सोन एरिया की। फ्रेंड्स ऐसा लैंड जिसमें साल में कम से कम 1 बार क्रॉप उगाई गई हो वो नेट सोन एरिया कहलाता है। फिर फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे क्रॉस क्रॉप एरिया। फ्रेंड्स ये सम होता है किसका, ऐसा एरिया जिसमें पिछले 1 साल में कम से कम 1 बार क्रॉप उगाई गई हो, प्लस ऐसा एरिया जिसमें पिछले साल में 1 से ज़्यादा बार फसल उगाई गई हो, उसका ये क्रॉस क्रॉप एरिया उसका सम होता है। अब हम बात करेंगे लैंड यूज़ पैटर्न इन इंडिया। तो फ्रेंड्स इसमें हमने कुछ डायग्राम दे दिए हैं, इसी वीडियो में आप पॉज करके देख लीजिएगा, खाली देख लीजिए, याद करने की ज़रूरत नहीं है, वैसे आपका मन याद करे तो कर लें। फ्रेंड्स इसमें हम अब बात करेंगे, जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया का जो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, लेकिन फ्रेंड्स इतने एरिया का हमें सिर्फ 93% का ही डेटा अवेलेबल है, बाकी 7% का डेटा हमारे पास नहीं है। अब ये क्वेश्चन उठता है कि हमारे पास इसका डेटा क्यों नहीं है। तो फ्रेंड्स जो चाइना है, चाइना ने हमारे लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश पे कब्ज़ा कर रखा है, और इसके साथ ही पाकिस्तान ने हमारे ऊपर के लद्दाख और कश्मीर के कुछ पार्ट पे कब्ज़ा कर रखा है, जिससे वहाँ का डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे नेट सोन एरिया की। तो ये फ्रेंड्स अलग अलग स्टेट में अलग अलग होता है, कहीं पे ये नेट सोन एरिया बहुत ज़्यादा है तो कहीं पे ये बहुत कम भी है। अगर बात करें कहाँ का नेट सोन एरिया ज़्यादा है तो उसमें हमारा पंजाब और हरियाणा आते हैं, इसमें नेट सोन एरिया 80% से भी ज़्यादा है। फिर अगर बात करें कहाँ का नेट सोन एरिया बहुत कम है तो इसमें अरुणाचल प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, अंडमान और निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड आते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे नेट सोन एरिया 10% से भी कम है।
फिर फ्रेंड्स अगर हम बात करें इंडिया के फॉरेस्ट एरिया की, तो इसमें हम डेटा का यूज़ करेंगे 1960 से 1961 में एक सर्वे किया गया। उसमें बताया गया कि इंडिया में जो फॉरेस्ट एरिया है वो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 18.11% है। फिर उसके बाद 2014 और 15 में सर्वे किया गया कि इंडिया का जो फॉरेस्ट एरिया है वो टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 23.3% है। तो फ्रेंड्स हमारा जो फॉरेस्ट एरिया है वो पहले से बढ़ गया है, लेकिन फ्रेंड्स अभी भी ये इनफ नहीं है। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी के अकॉर्डिंग ये एरिया 33% होना चाहिए। अगर ये इससे कम होता है तो हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ जाएगा। बहुत सारे हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनिमल्स वगैरह हमारे फॉरेस्ट में रहते हैं, उनकी लाइफ खतरे में आ जाएगी। इसके साथ ही बहुत सारे जो हमारे ट्राइबल लोग होते हैं वो भी फॉरेस्ट की फ्रिंजेस पे रहते हैं, इससे उनकी भी लाइफ अफेक्ट होगी अगर फॉरेस्ट एरिया हमारा कम होगा तो। फिर फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे इसके अगले टॉपिक, लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। फ्रेंड्स इसमें हम पहला टॉपिक उठाते हैं लैंड डिग्रेडेशन। फ्रेंड्स लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है? तो फ्रेंड्स लैंड की जो हमारी फर्टिलिटी है वो कम हो जाए तो इसको बोलते हैं लैंड डिग्रेडेशन। तो इसके कुछ रीज़न्स होते हैं, तो हम एक एक करके इसके रीज़न्स को डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स लैंड डिग्रेडेशन का सबसे बड़ा रीज़न है वो है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब ये होता है कि जो हमारे प्लांट है उसकी बहुत ज़्यादा कटाई कर दी जाए, बहुत ज़्यादा, हद से ज़्यादा, इसको बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन। तो फ्रेंड्स ये अगर बात की जाए ये किस स्टेट्स में ज़्यादा होता है, तो ये झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में डिफॉरेस्टेशन बहुत ज़्यादा होता है, जिससे हमारी लैंड डिग्रेड हो रही है। फिर उसकी बात करें अगर दूसरे की, तो आता है ओवरग्रेजिंग। ओवरग्रेजिंग में जो एनिमल्स हमारे होते हैं ये हमारी जो घास होती है उसको बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, इतने ज़्यादा खा लेते हैं कि उसकी जड़ें तक बाहर निकाल लेते हैं। जड़ें बाहर निकलने पे अब जो है हमारी जो लैंड होती है वो प्लांट से फ्री हो जाती है, अब वो आसानी से डिग्रेड हो सकती है, पानी पड़ेगा तो बह जाएगी, तो ये प्रॉब्लम करती है। तो ओवरग्रेजिंग किन स्टेट्स में होती है? तो फ्रेंड्स मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ओवरग्रेजिंग बहुत होती है। फिर बात करें इसके थर्ड रीज़न की, तो ये ओवर इरिगेशन है। ओवर इरिगेशन ये पंजाब और हरियाणा, इसके साथ ही वेस्टर्न यूपी में बहुत ज़्यादा होती है ओवर इरिगेशन। बहुत ज़्यादा इरिगेशन होने से हमारी जो सॉइल है वो हो जाती है, हमारी सलाइन हो जाती है। या फ्रेंड्स अब क्वेश्चन उठता है ये सलाइन कैसे हो जाती है? तो फ्रेंड्स ज़्यादा पानी लगाने से जो पानी है वो सॉइल में बहुत ही अंदर तक चला जाता है, जिससे सॉइल के जो काफ़ी अंदर वाले पार्ट में जो उसके जो सॉल्ट होते हैं वो वाटर में घुल जाते हैं। फिर उसके बाद वाटर का इवेपोरेशन होता है। अब जो हमारा सॉल्ट था वो ऊपर मिट्टी की टॉप मोस्ट लेयर तक तो आ गया, लेकिन उसके बाद इवेपोरेशन सिर्फ वाटर का हो गया और हमारा सॉल्ट ऊपर ही रह गया, जिससे हमारी जो सॉइल थी वो सलाइन हो जाती है। अब सलाइन जो हमारी जो सॉइल होती है उसमें क्रॉप नहीं होती है। तो फ्रेंड्स अब हम बात करें कि सीमेंट, जो इसके फोर्थ की, तो आता है उसमें सीमेंट इंडस्ट्री। फ्रेंड्स सीमेंट इंडस्ट्री में डस्ट पार्टिकल बहुत ज़्यादा उड़ते हैं। ये अब अगर जाके लैंड पे पड़ जाते हैं तो वहाँ की जो है जो वाटर की जो फ्लो होता है, वाटर के अंदर जो उसमें वाटर को जो रिसीव करती है लैंड हमारी, उसको ये ब्लॉक कर देते हैं सीमेंट के पार्टिकल। तो फ्रेंड्स इसके फिफ्थ रीज़न की बात करें तो इसमें आता है इंडस्ट्रियल वेस्ट। इसमें इंडस्ट्री का जो वेस्ट होता है उसको बिना ट्रीटमेंट किए ऐसे ही सॉइल में मिला दिया जाता है, तो इससे हमारी लैंड डिग्रेड हो जाती है। फिर फ्रेंड्स अब हम इसकी बात करेंगे कंजर्वेशन मेजर्स की, यानी कि इसको रोकने के तरीके। तो फ्रेंड्स जैसे ही इसके रीज़न है इसी की तरह इसके तरीके होंगे। जैसे कि इसका फर्स्ट रीज़न था डिफॉरेस्टेशन, तो इसका अपोजिट कर देंगे एफॉरेस्टेशन। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? प्लांट लगा देंगे। फिर फ्रेंड्स अब क्या करेंगे? ओवर ग्रेजिंग को हम क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे। इसके साथ ही ओवर इरिगेशन को हम क्या करेंगे? कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। हम जो हमारी जो सीमेंट इंडस्ट्रीज़ हैं इसको बहुत दूर लगाने की कोशिश करेंगे। जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको पहले ट्रीटमेंट करेंगे, उसका बाद में उसको हम डंप करेंगे। फ्रेंड्स अब हम पढ़ने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट रिसोर्स सॉइल के बारे में।
तो फ्रेंड्स जो हमारा लैंड होता है उसकी जो टॉप मोस्ट लेयर होती है उसको हम सॉइल कहते हैं। हमारी सॉइल में ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक दोनों तरह के मैटर होते हैं। यह प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स इसमें जो है जो अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म होती हैं ये सॉइल पे डिपेंड करते हैं। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स सॉइल के टाइप की। तो फ्रेंड्स सॉइल 6 टाइप की होती है। अब हम एक एक करके देखते हैं पहले। तो फर्स्ट जो सॉइल होती है वो होती है एलुवियल सॉइल। सेकंड हमारी सॉइल है ब्लैक सॉइल। थर्ड हमारी सॉइल है येलो एंड रेड सॉइल। फिर हमारी फोर्थ है लेटराइट सॉइल। फिर हमारी फिफ्थ है एरिड सॉइल और हमारी 6 नंबर पे आती है फॉरेस्ट सॉइल। सबसे पहले हम एलुवियल सॉइल के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये सबसे फर्टाइल सॉइल होती है। ये इसने इंडिया के लैंड के 40% एरिया को कवर करके रखा हुआ है और ये नदर्न प्लेन्स और कोस्टल प्लेन में पाई जाती है। अब फ्रेंड्स बात आती है कि नदर्न प्लेन्स में ये कैसे बनी। तो फ्रेंड्स नदर्न प्लेन्स में 3 बड़ी बड़ी रिवर हैं, गंगा, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र। तो ये सॉइल इनसे लाए हुए एलुवियम से मिलके बनी है। अगर फ्रेंड्स बात करें साउथ इंडिया की जो कोस्ट है वहाँ वो प्लेन जो हैं वो कैसे बने हैं, तो वहाँ पे अगर ईस्ट की बात करें तो वहाँ पे 4 बड़ी बड़ी रिवर्स एलुवियम लाती हैं, जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। अगर वेस्टर्न कोस्ट की बात करें वहाँ के प्लेन कैसे बने तो वो भी 4 रिवर से बने हैं, जैसे पायस्विनी, पोन्नानी, पेरियार और पेम्पा से। तो फ्रेंड्स ये एलुवियल सॉइल हमारी 2 तरह की होती है, ओल्ड एलुवियल सॉइल और न्यू एलुवियल सॉइल। फ्रेंड्स जब फ्लड आता है तो उसके रिवर के पास के एरिया में तो हर साल लगभग फ्लड आ जाता है और कुछ एरिया रिवर से दूर होता है तो वहाँ पे रिवर हर साल नहीं आ पाता है। जब एक्सेसिव फ्लड आती है तभी वहाँ तक वाटर पहुँच पाता है। तो वो एरिया जो रिवर के पास है वहाँ पे फ्लड आने पे हर साल वहाँ की जो सॉइल है वो रिन्यू हो जाती है और वो एरिया जो रिवर से दूर है वहाँ पे फ्लड जब एक्सेसिव आती तभी पहुँच पाता वाटर, तो वहाँ का जो हमारे जो सॉइल है वो रिन्यू नहीं हो पाती, इसलिए इसको ओल्ड और न्यू बोलते हैं। तो जो पास में है वो न्यू और जो दूर है वो ओल्ड, और जो ओल्ड है उसको बांगर बोलते हैं और जो न्यू है उसको हम खादर बोलते हैं। फिर फ्रेंड्स ये जो हमारी सॉइल होती है इसमें सैंड, सिल्ट और क्ले के फाइन पार्टिकल्स पाए जाते हैं। फिर फ्रेंड्स अगर इसमें बात करें इसमें क्या क्या पाया जाता है तो इसमें पोटाश, फास्फोरिक एसिड और लाइम भरपूर मात्रा में पाया जाता है और ये वीट, पैडी और शुगर केन की एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाती है। फिर फ्रेंड्स अगर हम बात करें ब्लैक सॉइल की तो फ्रेंड्स इसे हम रेगुर सॉइल भी कहते हैं। फ्रेंड्स इसमें वाटर होल्डिंग कैपेसिटी सबसे ज़्यादा होती है और ये हमारे जो इग्नियस रॉक होती हैं उसकी वेदरिंग से बनी होती है। फिर फ्रेंड्स अगर बात करें ये कहाँ पाई जाती है तो ये महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। फिर फ्रेंड्स इसमें अगर हम बात करें इसमें क्या क्या पाया जाता है तो इसमें कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम, मैग्नीशियम और लाइम पाया जाता है। फिर फ्रेंड्स इसमें जो हमारा ड्राई सीज़न आता है तो इसमें क्रैक पड़ जाते हैं। फ्रेंड्स ये कॉटन की एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही बेस्ट मानी जाती है। फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे लेटराइट सॉइल के बारे में। तो फ्रेंड्स ये सॉइल हमारी हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल वाले एरियाज़ में पाई जाती है। फ्रेंड्स इसमें लेस ह्यूमस होता है और ये लेस फर्टाइल होती है क्योंकि इसकी लीचिंग बहुत होती है। अब फ्रेंड्स पहले बात कर लेते हैं ये कि लीचिंग क्या होती है। फ्रेंड्स 2 या 2 से ज़्यादा ऐसे सब्सटेंस जो आपस में मिले हुए हों और उनको अलग करना कठिन हो। अब इन मिले हुए सब्सटेंस में अपने पास से कोई सब्सटेंस मिला दें तो फ्रेंड्स अपने पास से मिलाए हुए सब्सटेंस में अगर इनमें से पहले से जो मिले हुए हैं उसमें से कोई एक घुल जाए और उसके बाद उसको अलग किया जा सके तो इस पूरी प्रोसेस को हम लीचिंग कहते हैं। तो फ्रेंड्स लीचिंग की वजह से इसका ह्यूमस उसमें घुल के निकल जाता है। फ्रेंड्स ये हमारे केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, हिली एरियाज़ ऑफ असम एंड ओडिशा में पाई जाती है। फ्रेंड्स ये सॉइल टी, कॉफ़ी और कैश्यूनट के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है।
फिर फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे एरिड सॉइल के बारे में। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही लेस रेनफॉल वाले एरियाज़ में पाई जाती है। इसका कलर रेड से ब्राउन होता है। इसमें सैंड और सलाइन होता है काफ़ी ज़्यादा। इसका नेचर सलाइन होता है। इसमें ह्यूमस बहुत कम होता है और मॉइस्चर बिल्कुल भी नहीं होता है। और ये इसमें अगर इसके नीचे इसको देखें तो इसमें कंकर होते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स इस सॉइल में नीचे की तरफ कैल्शियम बढ़ जाता है और कैल्शियम रिएक्शन करके उसको जोड़े रखता है, तो वहाँ पे बड़े कंकड़ मिलते हैं इसके नीचे साइड में। फिर फ्रेंड्स अगर बात करें ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये हमारे वेस्टर्न राजस्थान में मिलती है। अगर इसका प्रॉपर इरिगेशन इसमें किया जाए और फर्टिलाइज़र डाले जाएँ तो इसमें हम क्रॉप को उगा सकते हैं, और इंदिरा गांधी कैनाल के द्वारा ये संभव हो भी गया है। फिर फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं रेड एंड येलो सॉइल के बारे में। तो फ्रेंड्स जब इसमें आयरन डिफ्यूज़न होता है, आयरन होता है, मिला होता है इसमें, तब इसका कलर रेड होता है। लेकिन जब ये हाइड्रेटेड हो जाती है यानी इसका वाटर निकल जाता है तब ये येलो हो जाती है। फिर फ्रेंड्स ये बनी होती है इग्नियस रॉक की वेदरिंग के द्वारा। फ्रेंड्स ये पाई जाती है उड़ीसा, छत्तीसगढ़, सदर्न एंड ईस्टर्न डेक्कन प्लेट्यूज पे पाई जाती है। फिर फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे फॉरेस्ट सॉइल के बारे में। तो फ्रेंड्स ये सॉइल हमारी हिली एंड माउंटेनियस एरियाज़ में पाई जाती है, जैसे हिमालयन रीजन, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट्स। फ्रेंड्स ये लोमी और सिल्टी होती है नेचर में, लेकिन लोमी सिल्टी हर जगह नहीं होती है। वैलीज़ में लोमी और सिल्टी होती है, लेकिन अगर हम जो है इसके माउंटेन के अपर साइड जाएं तो वहाँ पे ये कोर्स ग्रेन्ड हो जाती है। फिर फ्रेंड्स इसमें बात करें अगर ह्यूमस की, तो इसमें ह्यूमस अच्छा खासा होता है, लेकिन इसके जो है इसमें पोटाश, फास्फोरस और लाइम बहुत ही कम होता है। फिर फ्रेंड्स अगर बात करें इसके माउंटेन के अपर पार्ट और लोअर वैलीज़ की, तो ये अपर पार्ट में लेस फर्टाइल होती है और इसके बिलो वैली पार्ट में क्या होता है ये हाईली फर्टाइल होती है। फिर फ्रेंड्स इसमें क्रॉप की अगर बात करें तो इसमें हम टी और कॉफ़ी अच्छे से उगा सकते हैं। फ्रेंड्स अब हम सॉइल इरोजन देख लेते हैं। फ्रेंड्स जो हमारी सॉइल होती है उसकी टॉप मोस्ट लेयर के हटने को हम सॉइल इरोजन कहते हैं। सॉइल इरोजन से फ्रेंड्स हमारी सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती है। फ्रेंड्स सॉइल इरोजन 3 तरह का होता वैसे कई तरह का है, लेकिन हमारी बुक में सिर्फ 3 तरह का ही है, तो हम उसको पढ़ेंगे। तो पहला इसमें होता है गली इरोजन, दूसरा होता है शीट इरोजन, तीसरा होता है हमारा विंड इरोजन। तो फ्रेंड्स पहले हम गली इरोजन की बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स गली इरोजन में हमारा जो वाटर है वो सॉइल की अपर मोस्ट लेयर को तो हटाता ही हटाता है, इसके साथ ही हमारे लैंड में गहरे गहरे गड्ढे कर देता है, जिससे गली टाइप से बन जाती है, इसलिए इसको गली इरोजन कहते हैं। फ्रेंड्स ये गड्ढे या चैनल इतने गहरे होते हैं कि इसमें कोई भी आसानी से छुप सकता है। तो फ्रेंड्स चंबल वाले रीजन में ये बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पे छुपने का इंतज़ाम बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए वहाँ के डाकू बहुत मशहूर हुए हैं। फिर फ्रेंड्स जो चंबल का रीजन होता है वहाँ पे बनी हुई गली को हम रेवाइन भी कहते हैं। फिर फ्रेंड्स हम बात करते हैं शीट इरोजन की। फ्रेंड्स वाटर द्वारा सॉइल की पूरी ऊपरी परत को हटा देने को हम शीट इरोजन कहते हैं। फिर विंड इरोजन। फ्रेंड्स जब हवा बहुत तेज़ चलती है तो सॉइल की अपर लेयर को उड़ा ले जाती है, इसको हम विंड इरोजन कहते हैं। फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे सॉइल कंजर्वेशन मेथड की कि किस तरह से हम सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। तो इसमें पहली हमारी जो मेथड है वो है कंटूर प्लोइंग। और फ्रेंड्स कंटूर प्लोइंग क्या होती है हम इसको देखते हैं। इस मेथड में हम क्या करते हैं, जैसे मान लिए हमारा जो खेत है उसमें वाटर का फ्लो ऐसे है, तो हम इसकी जो प्लोइंग करेंगे वो इसके परपेंडिकुलरली ऐसे करेंगे, जिससे हमारे वाटर का जो फ्लो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ ना हो प्लोइंग की वजह से। अब वाटर का फ्लो जब कम होगा तो सॉइल इरोजन कम होगा, तो इस मेथड के हम कंटूर प्लोइंग कहते हैं। फिर फ्रेंड्स बात करते हैं टेरेस फार्मिंग की। फ्रेंड्स ये हमारे माउंटेन पे की जाती है। ये हमारा माउंटेन है, इस पर वाटर पड़ेगा तो फ्लो बहुत तेज़ होगा, तो सॉइल इरोजन बहुत ज़्यादा होगा। तो इसको हम क्या काम करते हैं, इसके इधर हम टेरेस टाइप से बना लेते हैं, यानी जीने टाइप से बना लेते हैं ऐसे। इससे हमारे वाटर का फ्लो कम से कम होता है और हमारा सॉइल इरोजन कम होता है।
फ्रेंड्स ये जो मेथड है ये उत्तराखंड और सिक्किम के क्षेत्रों में की जाती है। फिर फ्रेंड्स बात करते हैं स्ट्रिप क्रॉपिंग की। इस तरह की जो मेथड होती है इसमें क्या करते हैं, एक ही फील्ड में एक से ज़्यादा हम क्रॉप को बो देते हैं, जिससे जो अलग अलग टाइम पे मैच्योर होंगी। इससे क्या होता है, मान लो एक क्रॉप मैच्योर हो गई, उसको हमने कट कर लिया, तब तक दूसरी लगी हुई है, वो मैच्योर हुई तब तक और भी उस लगी हुई है। इससे ये होता है कि हर टाइम पे कोई ना कोई क्रॉप हमारी सॉइल पे लगी ही होती है, जिससे वाटर जो है हमारे सॉइल का इरोजन कम से कम कर पाता है। तो ये होती है हमारी स्ट्रिप क्रॉपिंग। फिर उसके बाद बात करते हैं शेल्टर बेल्ट की। फ्रेंड्स शेल्टर बेल्ट वो होती हैं जैसे हमारा फील्ड है उसके आसपास बहुत सारी घास उगा दी जाती है, जिससे हवा का फ्लो कम से कम हो और सॉइल हमारी उड़े भी तो उसमें टकरा के वापस खेत में आ जाए। आपने फ्रेंड्स देखा होगा खेतों के किनारे बहुत सारे मूंजे पतौरे के लगे होते हैं, वो इसीलिए लगे होते हैं जिससे हमारी सॉइल का इरोजन कम से कम हो। फ्रेंड्स ये चैप्टर अब कंप्लीट हो चुका है। अगर इसके बारे में आपको कहीं पे कोई डाउट हो तो कमेंट करें, और साथ ही अगर आपको नोट्स चाहिए तो नीचे दिए गए नंबर पे मैसेज करें, आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।